गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शनल एग्जाम पेपर 1 फॉर साइकोलॉजी के लिए। तो पेपर 1 का जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट वुड बी मेमोरी। मेमोरी के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब किसी भी चैप्टर में आ जाती है उसका सिलेबस। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे PYQ। तो सबसे पहले सिलेबस ही देख लेते हैं। अच्छा, ये चैप्टर जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल हो सकता है जो क्लास 11th में हैं, ठीक है, कोई भी तरह का टीचिंग एग्जाम्स के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और बाकी यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए जिनके वो प्रिपेयर करना है और उनका ऑप्शनल जो है वो साइकोलॉजी है, तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकली यूपीएससी की बात करूंगी तो क्या क्या आप चैप्टर में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी या जो भी है इस तरीके से। बेसिक रिसोर्स हमारे होगा एनसीईआरटी, जैसे कि आपको पता है। नेक्स्ट हमारा जो रेफरेंस बुक्स आ जाएंगी, रेफरेंस में आप जो भी इग्नू मटेरियल है आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। हमारी कुछ बेसिक बुक्स हैं जैसे कि बेरन वगैरह, सिसरेली वगैरह, इन सबको भी आप देख सकते हैं। तो सिलेबस के अंदर ये बेसिकली रेफरेंस के लिए यूज होगा, ये नहीं कि आप पूरा पूरा चैप्टर बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर तो ऐसे सिर्फ 2-4 चैप्टर ही कर पाएंगे। और ऑलरेडी अभी जैसे कि आपको पता ही है अक्टूबर हो चुका है, हमारे पास मैक्सिमम दिसंबर तक का टाइम है अपना मेंस को कवर करने के लिए। सो उसी के हिसाब से आप लोग चलिएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी। मेमोरी के अंदर हमारे, ये थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ उसको, पिक्चर को एग्जैक्टली। हाँ, तो हमारे कुछ टॉपिक है जैसे एनकोडिंग एंड रिमेम्बरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, आइकॉनिक और इकोइक मेमोरी, मल्टी स्टोर मॉडल, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड निमोनिक, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, डीके, इंटरफेरेंस एंड रिट्राइवल फेलियर, मेटा मेमोरी, एमनेजिया। 2 टाइप के होते हैं, रेट्रोग्रेड और इंट्रोग्रेड। तो ये हमारा कुछ सिलेबस की मेन टॉपिक्स हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये टॉपिक्स तो कंप्लीट करके ही जाने हैं। एटलीस्ट आपके पास हाफ पेज का एक इतना कंटेंट होना चाहिए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इजीली आंसर कर सकें। इसके अलावा अब हम थोड़ा पीवाईक्यू देखते हैं। इस साल का ये जैसे पीवाईक्यू अगर आप देखोगे, स्पेसिफिकली मेमोरी के क्वेश्चन है ये लास्ट 3 to 4 ईयर्स के, ठीक है, मतलब 5 ईयर्स के मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये। तो इसके अंदर आप देखिए एक बार कि क्या क्या ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, ठीक है। तो इज रिकंस्ट्रक्टेड मेमोरी एक्यूरेट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन साइटिंग द रिसर्च एविडेंस। तो इससे आपको एक चीज पता लगती है, कोई भी टॉपिक आता है तो जो भी उसके अंदर रिसर्च एविडेंस के बारे में आपको कुछ ना कुछ वहां पे लिखना पड़ेगा, और ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप ये नहीं है कि इसको छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो एक तरीके से अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा कुछ और चीज भी पूछिए, मल्टी मॉडल, मल्टी स्टोर मॉडल के बारे में, और मेटा मेमोरी एज अ इनोवेशन ऑफ द मेमोरी। तो ये 2 टॉपिक्स, इनके बारे में भी आपको बताना है। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी के बारे में बताना है और सपोर्ट करना है उसको रिसर्च एविडेंस के साथ। ये हमारे 2024 के क्वेश्चंस हैं जो 15 मार्क्स और 10 मार्क्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का आपके पास, 40 मार्क्स और 2024 में ये पेपर में आया है। नेक्स्ट अगर 23 में देखेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हमारा था कि जो भी निमोनिक टेक्निक्स हैं किस तरीके से उसको आप मेमोरी को यूज करके मतलब उनको इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा था लेवल ऑफ, ये लोपा एक मॉडल है, ठीक है, मेमोरी के अंदर ही हम आगे पढ़ेंगे, और इसका कितना रिलेवेंस है व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द मेमोरी। तो थोड़ा सा आपको देखो, थ्योरी आपको बहुत ही ज्यादा स्टैटिक रहेगा, उसको लेकिन किस तरीके से मॉडिफाई करना है और अपने आंसर्स को मतलब इतना ज्यादा उसको एनरिच करना है कि हाँ एग्जामिनर को लगे कि यार इस बच्चे को आता है चीजें, और वो अपना मैक्सिमम नंबर दे। अब 2021 का क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ मेमोरी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एक हमारा आई विटनेस टेस्टिमनी आता है जुडिशियल ट्रायल के अंदर, ये हम आगे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में भी ये चीजें दी हुई हैं, तो वहां पर आप अपना बेस बना सकते हैं एक बार रीड आउट करके। रोल ऑफ स्कीमास एंड निमोनिक डिवाइसेस इन एक्सपर्टाइज एंड एक्सेप्शनल मेमोरीज, तो एक टॉपिक ये हो गया। इसके अलावा इससे पहले जब 2020 से पहले नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते थे ना, अब आप देखेंगे कि इनका जो नेचर है, ठीक है, ये स्टैटिक बेस जरूर है लेकिन इनका कहीं ना कहीं थोड़ा एप्लीकेशन है, या फिर उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि आप सिर्फ स्टैटिक पढ़ के उसको आंसर नहीं कर सकते। मतलब आपके पास थोड़ा सा एक कॉग्निटिव माइंडसेट से आपको चलना पड़ेगा कि आपने बेसिक पढ़ लिया और उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके अपने आंसर्स में चीज को आपने डिफाइन करना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा लास्ट 3-4 साल से अगर हम देखें तो। अब 2020 का देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक साइड पे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट ऑफ, सॉरी इमोशंस, ये सॉरी मैंने ये गलत क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है, तो ये थोड़ा आप रहने दीजिए, ठीक है। 3 स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी विद एम्फेसिस ऑन द वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी के बारे में इन्होंने पूछा है। डिप्रेशन एक मोटिवेटेड फॉरगेटिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो कि आपको एंजाइटी अराउजिंग मेमोरीज क्या नाम है इनहिबिट करता है। और फिर डिसोसिएटिव एमनीजिया का रोल क्या है,
ठीक है। मेटा मेमोरी, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेमोरी। अब ये देखिए लास्ट 5 साल में 2 बार इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है मेटा मेमोरी के ऊपर, तो हाउ मच इंपॉर्टेंट इट वुड बी। तो आपको क्वेश्चन या नोट्स इसी तरीके से बनाने हैं कि जिससे आपका जो मेन चीजें हैं वो सारा का सारा कवर हो। और इसी के साथ अब जैसे कि हमने ये PYQ को लास्ट देख लिया है, आप और भी पीछे जा सकते हैं, मतलब 2013 से लेकर 2020 तक आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑप्शनल में थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू GS की। GS में मोर और लेस सबके सेम मार्क्स होते हैं, बट ऑप्शनल में आधा नंबर भी अगर बढ़ रहा है तो फिर वो काफी आपको एक अच्छा एवरेज दे देता है। तो ये सारे हमारे PYQ थे, आप प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी डाउट हो तो आगे डिस्कस करेंगे अभी हम। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सीधा मेमोरी से। मेरा एक बेसिक रिक्वेस्ट है कि ऑल दोज पीपल के जो अभी यहाँ पर नहीं हैं या मतलब अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है, पहले तो सिलेबस देखिएगा। इसके बाद सिलेबस देखने के बाद आप NCERT को एक बार रीड करिए, चाहे एक ब्रीफ रीडिंग दीजिए, ठीक है। क्लास 11th की NCERT, मैं बार बार बता रही हूँ, क्लास 11th की NCERT को आप रीड करेंगे, मेमोरी चैप्टर उसमें से एक बार रीड आउट करेंगे ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट बन जाए। देन उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो फिर से चलो अब हम अपना टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सो जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी। मेमोरी होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो मेमोरी एक तरीके से एबिलिटी है। इट कुड बी इनबिल्ट, इट कुड बी एक्वायर्ड, ठीक है। थोड़ा सा आई होप सबको दिख रहा होगा, ये थोड़ा क्लियर है। तो मेमोरी एक तरीके की इनबिल्ट या फिर एक्वायर्ड एबिलिटी है। तो एक्वायर्ड मतलब क्या हो गया, जैसे कि प्रोसेस अप्रोच, जैसे कि बिहेवियरलिस्ट। तो ये हमारी डिपेंड करता है कि आपने अभी तक किस तरीके से चीज़ें लर्न करी हैं, मतलब विद एक्सपीरियंसेस, विद पास्ट मेमोरी, इन सब के तरीके से आपने कैसे किसी चीज़ को याद किया है। दूसरी चीज़ आ जाती है इनबिल्ट, जो कि हमारा एक तरीके से कि सिस्टम, हमारे ब्रेन के कंपोनेंट क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर्स वगैरह सब एसोसिएटेड है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। सेकंड वन हमारी आती है प्रोसेस अप्रोच। तो ये दोनों की दोनों अप्रोच जो आती हैं ये डिफाइन करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, तो इसलिए हम इसको बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो जब दो तरीके के प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसको हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन। और इसी के ऊपर बेस्ड हमारा एक मॉडल को निकाला गया था जिसको हम बोलते हैं मल्टी कॉम्पोनेंशियल मॉडल या फिर वर्किंग मेमोरी हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोसेस अप्रोच के ऊपर। तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट हमारा यही है अभी तक मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है मेमोरी के अंदर, एक आता है रिमेम्बरिंग और दूसरा आता है फॉरगेटिंग, ठीक है। मेमोरिंग मतलब क्या होता है, जो भी आपकी रिट्राइव करना, ये रिकॉल करना अपनी पहले की जो भी प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और फॉरगेटिंग क्या होता है, जैसे कि इनेबिलिटी टू रिकॉल द कंप्लीटली और पार्शली इन्फॉर्मेशन, मतलब आप यू आर नॉट अनेबल कि आपने जो भी पहले कभी सीखा है, ये लर्न करा है, अब उसको याद नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड फॉरगेटिंग। अब फॉरगेटिंग ये अभी ब्रीफ है, ठीक है। फॉरगेटिंग दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है हमारा ट्रेस डिपेंडेंट थ्योरीज, दूसरा आता है हमारा क्यू डिपेंडेंट थ्योरीज। जैसे अब मान लीजिए ट्रेस डिपेंडेंट में क्या होता है कि ट्रेस डिपेंडेंट में मान लीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब आपने ठीक है कभी कोई चीज़ सीखी या पास्ट मेमोरी में कुछ रहा, लेकिन अब वो माइंड में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप नहीं उसको वापस निकाल पा रही है, रिट्राइव नहीं कर पा रहे। सेकंड आ जाता है हमारा क्यू डिपेंडेंट। क्यू डिपेंडेंट के अंदर क्या नाम है, मेमोरी तो प्रेजेंट है लेकिन अब वो एक्सेसिबल नहीं है। मतलब वो जैसे कि आपको पता है ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस होता है, सेमी कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है। तो वो इतना ज्यादा मतलब अनकॉन्शियस में या सेमी कॉन्शियस में चला गया कि आप उसको एक्सेसिबल नहीं है वो, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा थ्योरी आता है, तो ये अपने फॉरगेटिंग का एक बेसिक वो पढ़ लिया, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं, अच्छा मेमोरी को क्या नाम है एनहेंस करने की या फॉरगेटिंग को रिड्यूस करने की। तो मेमोरी की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन आपको NCERT में भी डायरेक्ट मिल जाएगी। तो इसको, और हाँ कोशिश कीजिएगा जो भी आप डेफिनेशन लिखते हैं या तो उसका जो भी साइकोलॉजिस्ट है उसका नाम साइड में लिखिए, या फिर कहाँ से आपने वो मेमोरी मतलब उठाई है, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो मेमोरी इज अ एबिलिटी टू रिवाइव और रिकॉल द प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशन। सबसे पहला मॉडल जो आता है ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मल्टी स्टोर मॉडल। तो मल्टी स्टोर मॉडल के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको दिया किसने है, एटकिंसन एंड श्रिफन ने। अब इस मॉडल को जब हम डिटेल में देखते हैं, तो अब मान लीजिए थोड़ा सा इधर भी देखते रहिएगा प्लीज बोर्ड पे। तो मल्टी स्टोर मॉडल क्या है ये हमारा, इसको हम बोलते हैं इन्फो प्रोसेसिंग अप्रोच। जैसे कि आपने देखा किस तरीके से इन्फो
इंफॉर्मेशन हमारा प्रोसेस होती है। अब इनिशियली इसको एक न्यूवेल और साइमन नाम के हमारे साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर थे, उसके उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन बाद में इसको एंड किया, मतलब खत्म किया या कंक्लूड करा एटकिंसन और श्रिफन ने। अकॉर्डिंग टू दिस, मेमोरी हमारी एक इनबिल्ट सिस्टम है जो कि ब्रेन के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर बहुत सारे एक डिस्क्रीट स्टेजेस होते हैं, और हमारा धीरे धीरे ईच स्टोर सेपरेट हो जाता है अब अलग अलग जगहों से। अब थोड़ा सा इसको मैं बताती हूँ कैसे कैसे है। अब मान लीजिए कोई भी ब्रेन है, ब्रेन के कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, तो तीनों के तीनों एक साथ धीरे धीरे करके अपने खुद के उनके फंक्शन है, खुद का उनका काम है, तो एक एक करके जब ये एक साथ काम करते हैं तो एक मल्टी स्टोर मॉडल बना देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब ये फंक्शन करते हैं तो मेमोरी जैसा जो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है उसको मतलब उसको हेल्प करते करने में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी तरीके से सेंसरी मोडालिटी की, सेंसरी रजिस्टर और सेंसरी बफर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहला सिस्टम मल्टी स्टोर मॉडल के अंदर जो हमारा अभी तक हमने मल्टी स्टोर मॉडल के बारे में पढ़ा, इसके अंदर जो पहला सिस्टम है वो आता है सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है, या फिर सेंसरी बफर, इसको ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, और इसके अंदर या फिर सेंसरी मोडालिटी, ये 3 तरीके से इसको नाम दिए गए हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, 2 तरीके की SR, SM और SB। अब इसके अंदर 2 तरीके की हमारी मेमोरी होती है, एक होता है हमारा आइकॉनिक मेमोरी, दूसरा हमारा आता है इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक के अंदर जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, मान लीजिए हमने कोई चीज देखी तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारी आंखों में बना, उसका वो कैप्चर हुआ वो मेमोरी को, तो दिस इज कॉल्ड आइकॉनिक मेमोरी। और इकोइक के अंदर जैसे हम कुछ सुनते हैं, तो दोनों ही तरह की जो मेमोरी है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो भी हमारे ये जो सिस्टम है इसके पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो 2 to 4 सेकेंड्स तक ये मेमोरी हमारे ब्रेन में रहती है, ठीक है। और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो इतना शॉर्ट होता है कि मतलब आप बहुत ही बस सिलेक्टिव हो पाते हो कि आपको वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है या नहीं करनी। तो इसके अंदर हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जो सिलेक्शन टाइम है इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, सिलेक्शन टाइम बहुत कम होता है, इसकी लाइफ 1 to 4 सेकेंड्स तक ही रहती है बस, ठीक है। दोनों की मैं बात कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली किसी के लिए बात नहीं कर रही हूँ। और ये जो मेमोरी होती है कौन कैप्चर करता है, जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए, हमारी 5 सेंसेस है, जैसे कि आपको पता होगा, आईज हो गया, ईयर हो गया, कुछ हमने बॉडी से टच करा, हमारी स्किन हो गई है, ठीक है, टंग हो गया है। तो ये जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो एक तरीके से इनका काम होता है चीजों को रजिस्टर करना, तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। इतना बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके लाइक कर दीजिए जरा, थोड़ा मुझे भी पता लग जाए कि आपको ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अभी हमने एक सिस्टम अपना कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड हमारा आ जाता है एसटीएम। एसटीएम बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब हमारा सेंसरी रिसेप्टर से या सेंसरी बफर से, सेंसरी मोडालिटीज से हमने एक बार इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली, फिर वो एसटीएम पे जाएगी। एसटीएम का मतलब क्या होता है, ये 0 to 30 सेकेंड्स तक हमने लेते हैं, मतलब एक तरीके से प्रोसेसिंग का काम करते हैं, ठीक है। आप अपनी एक नॉर्मल आपने कैप्चर करा, मेमोरी आपके ब्रेन में गई या शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई, उसके बाद कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है या कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इस बेसिस पे ये हमारा ब्रेन प्रोसेस करेगा और वो हमारी चली जाएगी एलटीएम। एलटीएम एज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब 2 तरीके की लॉन्ग टर्म मेमोरी हो सकती है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है क्योंकि इसलिए, ठीक है। 2 तरीके की होती है, एक होता है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, दूसरा हमारा आ जाता है दूसरा आता है डिक्लेरेटिव मेमोरी। अभी हमने 2 मेमोरी की बात करी। नॉन डिक्लेरेटिव बेसिकली जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई स्किल आती है, आपको साइकिल चलाना आता है, आपको खाना बनाना आता है, आपको ये पता है कि आप क्या अंदर से फील कर रहे हो या आपका क्या एक्सपीरियंस था एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे, आप कहीं घूमने गए, थ्रू आउट द जर्नी आपका कैसा एक मूवमेंट रहा, क्या आपको फील रहा, ये सारा का सारा आ गया नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर, ठीक है। डिक्लेरेटिव के अंदर जो आप एक्सप्लिसिटली आप उस चीज को डिस्कस कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, इस तरीके से जो भी फील है वो सारा इसमें आएगा, ठीक है। जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है, डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर। तो ये 2 तरीके की हमारी मेमोरीज होती हैं। अब आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे
डिटेल में कि हमारी सेंसरी रिसेप्टर कौन से होता है। ये आपको ब्रीफ मैंने बता दिया। एक हमारा होता है एसआर, फिर दूसरा हमारा होता है एसटीएम, फिर वहां से जाती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी दो तरह की होती है, नॉन डिक्लेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव। जो हमारा एसआर होता है ये भी दो तरीके का होता है, आइकॉनिक और इकोइक। ये आपको ये समझ में आ गया। और इसी को हम मल्टी स्टोर मॉडल बोलते हैं। ये एक ब्रीफ मैंने अभी तक बताया, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले हम जो बात करेंगे दैट इज आइकॉनिक मेमोरी के बारे में बात करेंगे। आइकॉनिक मेमोरी बेसिकली जो आई से कैप्चर होती है, ये विजुअल इमेजेस बनती है या आइकन्स बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली हमारे अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर एक हमारा एक्सपेरिमेंट आता है, थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए जी। तो हाँ, आइकॉनिक मेमोरी के अंदर ये हमारा आइकॉनिक मेमोरी है। एक हमारा एक्सपेरिमेंट जो आपको लिखना है वो दिया था हमारा जॉर्ज स्पर्लिंग ने। जॉर्ज स्पर्लिंग ने एक्सपेरिमेंट में क्या करा था, एक स्क्रीन लेके जिसके अंदर उन्होंने 9 बॉक्सेस लगाए और 9 बॉक्सेस में अलग अलग उन्होंने क्या नाम है अल्फाबेट रख दिए थे, ठीक है, एक मतलब स्क्रीन पे। और फिर उन्होंने जो भी उनका ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था उनको वो चीज दिखाई। तो आइकॉनिक मेमोरी एक तरीके से हायर नंबर ऑफ आइटम्स को होल्ड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन हाँ वो बहुत शॉर्ट टर्म रहता है वो, ठीक है, इसका लेंथ बहुत शॉर्ट टर्म रहता है। इसी के ऊपर इन्होंने दो चीजों को एक्सप्लेन करा, एक आया होल रिपोर्ट प्रोसीजर, एक होता है पार्ट रिपोर्ट प्रोसीजर। तो जब उन्होंने इसमें क्या करा था एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने पूरे ग्रुप को बोला एक कुछ सेकंड तक वो वीडियो मतलब पिक्चर को दिखाई और एक फिर उनसे पिक्चर बंद करने के बाद वो पूछा कि यहाँ पर कितने कौन कौन से अल्फाबेट थे, ये कितने अल्फाबेट थे। तो जब उन्होंने होल रिपोर्ट प्रोसीजर के बारे में उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि 9 कॉन्सोनेंट वहां पर अवेलेबल थे, लेकिन नॉर्मली जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे उनमें से 3 तक ही वो रिकॉल कर पा रहे थे, मतलब 9 वो नहीं कर पा रहे थे। तो एवरेज परफॉर्मेंस मोर और लेस सबका 3 ही रहा, मतलब 9 तक वो पहुंचे ही नहीं। लेकिन जब एक पर्टिकुलर उन्हें फिर बोला गया, नेक्स्ट के अंदर एक अलग स्टिमुलस दिया गया, उसके अंदर उन्हें बोला कि आपको क्या करना है कि मान लीजिए हमारे स्क्रीन पे जितने भी कॉन्सोनेंट आएंगे आप एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर की जितने भी अल्फाबेट्स है कॉन्सोनेंट है आपको वो बताना है। तो उस टाइम पे मैक्सिमम जो हमारा जो ग्रुप था उन्होंने 100% रिस्पॉन्स करा, मतलब उनको बोला कि आपको 3 कॉन्सोनेंट पे ही अल्फाबेट्स पे ही फोकस करना है। तो उनका जो रिजल्ट था वो 100% था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, अब जब उन्होंने रिजल्ट लेके उसको एक ग्राफ पे प्लॉट करा तो यही रहा 0 सेकंड पे मतलब 100% चीजों को रिकॉल वो कर सकते थे। जैसे ही 50% टाइम निकला तो सिर्फ 50% तक चीजें रह गई और फिर विद इन 1 सेकंड काफी सारी चीजें वो भूल भी गए थे। तो इसके अंदर हमारा उन्होंने यही सोचा कि जब भी सिंगल टोन हमारा प्रेजेंट किया जाएगा तो 0.5 सेकंड का डिले रहेगा, ठीक है। 1 सेकंड के बाद जब वो डिले जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन आइकॉनिक मेमोरी की जो रहती है वो मोर और लेस 1 to 2 सेकंड्स रहती है, इससे ऊपर नहीं रहती। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हमें बताया। कभी भी आइकॉनिक मेमोरी के बारे में अगर पूछेंगे तो आपको ये चीज जरूर एक्सप्लेन करनी है, क्लासिकल एग्जाम्पल बाय जॉर्ज स्पर्लिंग, ठीक है। पूरा नहीं एक्सप्लेन करना, पर हाँ ये जरूर बताना है कि इन्होंने कंक्लूड क्या करा था, ठीक है, कि दिस इज द स्टेटमेंट विच वाज क्या नाम है एक तरीके से प्रूवन बाय द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट गिवन इन द जॉर्ज स्पर्लिंग, ठीक है। तो आपको जब भी आंसर कोट करोगे आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखना, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स लिखना है, उससे रिलेटेड कौन कौन से रिसर्च या एक्सपेरिमेंट हुए हैं और अगर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप डाल सकते हैं उसमें, ये लिख सकते हैं एग्जामिनर के सामने, तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ये मार्क्स आपके फैचअप करने में थोड़ा हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इकोइक मेमोरी के बारे में। इकोइक मेमोरी को एकॉस्टिक मेमोरी भी बोलते हैं, ये ऑडिटरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, तो इस टाइम पे हमारे कौन आ गए थे, पहले तो जॉर्ज और सेकंड था हमारा डार्विन। डार्विन एट ऑल मतलब उनका पूरा ग्रुप था। तो उन्होंने बताया कि इकोइक मेमोरी की जो ड्यूरेशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 सेकेंड्स तक रहता है, ठीक है। ऑल दो नंबर ऑफ आइटम जितने भी ये होल्ड करते हैं वो कंपेरेटिवली आइकॉनिक मेमोरी से कम होते हैं, क्योंकि आंखों से आप एकदम विजुअल अगर देख रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर एक साथ में देख लेते हैं, पर इकोइक मेमोरी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइम पे उन्होंने एक थ्योरी का नाम भी बताया जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। डिस्प्लेसमेंट थ्योरी के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, तो जो भी ऑलरेडी मतलब मान लीजिए आपको 10 चीजें आइटम्स की एक आपने ईयरफोन के थ्रू अपने कानों में सुना, ठीक है। जब 11th आइटम ने आना है तो फर्स्ट आइटम को जो है वहां से हटना पड़ेगा, मतलब आपकी मेमोरी से। आया समझ में? तो बेसिकली क्या है कि जब तक फर्स्ट आइटम
नहीं निकलेगा तब तक जो भी नेक्स्ट आइटम आना है वो आपकी मेमोरी में नहीं सेव होगा, ठीक है। तो इसी को हमने बोला डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी या सीरियल प्रोसेसिंग, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और दिया गया जिसका नाम दिया गया अय्यर एट ऑल। तो अय्यर एट ऑल ने इन्होंने हमें बताया सफिक्स इफेक्ट के बारे में। यही सेम चीज ही है ये कि जब भी साउंड दैट कैन रिप्लेस द प्रीवियस साउंड विच इज कमिंग फ्रॉम अ सेम सोर्स, इन्होंने बस ये बताया कि सफिक्स इफेक्ट सिर्फ तब लगता है मान लीजिए जो सोर्स ऑफ साउंड है वो आपका सेम है, अगर आपने सोर्स ही चेंज कर दिया तो आपको सेम तरह का वो चीजें नहीं फील होंगी। अब आप लोगों के लिए अभी फिलहाल के लिए ये पार्ट 1 था वीडियो का, ठीक है। अभी के लिए ये पार्ट 1 था वीडियो का। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आइकॉनिक मेमोरी और इकोइक मेमोरी, इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स तक आपको यहाँ पे लिखने हैं, अपने पास लिख के और आंसर करना है, ठीक है। तो ये 5 आप करेंगे। इसके अलावा अब नेक्स्ट पार्ट की या नेक्स्ट चीजों की हम आगे बात करेंगे, दैट इज पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे एसटीएम और एलटीएम ये दोनों के दोनों टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और तो जो भी वीडियो से रिलेटेड अगर क्वेरी हो या आपको लग रहा हो कि ठीक है कुछ समझाने में प्रॉब्लम है या कुछ आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ भी आई होंगी, और एनसीईआरटी प्लीज़ करके उसके बाद ही ये टॉपिक को थोड़ा सा समझिएगा, पढ़िए।